बांग्लादेश की जो ट्रेनें हैं उनका इंजन इंडिया से आता है, उन ट्रेनों में चढ़ने से उतर कूद जाओ, सुसाइड करो। बांग्लादेश में जो आधा आधा ऑयल जो है, 50% रिफाइंड ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो है, वो इंडिया से जाता है। गाड़ियां मत चलाओ, मोटरसाइकिल मत चलाना। बांग्लादेश के अंदर 25 से 30% बिजली इंडिया से जाती है। बिजली मत जलाओ, मीटर फेंको, उतारो, अपने घर से लाइटें निकाल दो, अंधेरे में जियो। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 80 से 90% कॉटन इंडिया से जाता है। इंडिया से जाता है रॉ मटेरियल सारा, रॉ कॉटन। रुई होगी तो फिर बनेगा ना कपड़ा। ठीक है, तो ये रुई लेना भी बंद नहीं कर दो। और बांग्लादेश के अंदर ये जितनी भी हजारों टेक्सटाइल फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इन सबको बंद करो, और उसके अंदर जितने करोड़ों लोग काम करते हैं उन सबको बेरोजगार कर दो। ये मैं कह रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर। दिव्य कुमार सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटेलेक्चुअल हैं और आप इनको बड़े ही आपके फेवरेट हैं। तो मैं अपने शो में इनको वेलकम कहता हूँ। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया बुलाने के लिए। दिव्य सर, आज फिर बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास आपसे, जो है आपकी जानकारी, आपसे आपकी राय लेने के लिए। तो इंटरनेशनल भी हैं मौज़ूआत और डोमेस्टिक भी हैं, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ भी हैं, भारत के मुतल्लिक़ भी हैं। तो हम पहले इंटरनेशनल जो है उनके ऊपर चलते हैं। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम तब्दील किए हैं। ये ज़रा इसके बारे में बताइएगा, ये ऐसा क्यों किया? सर देखें, कीड़ा है ना, और कुछ भी नहीं है। और इसका एक दफा पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत शायद मेरे ख्याल से पिछले साल की थी, तो एस जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से क्या होता है। तो बात हुई है नाम बदलने से क्या होता है। बाकी चाइनीज का ये क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का हिस्सा है, और आज से कोई 1800 साल पहले उनकी चाइनीज कोई डायनेस्टी थी, तो ये उसका हिस्सा है। ये अरुणाचल उनके कब, चलो ठीक है, मान लिया वो उस टाइम पे 1800 साल पहले वो उसका हिस्सा था। तो फिर महाभारत की बात भी कर लेते हैं, वेदों की बात भी कर लेते हैं। तुम 1800 साल पीछे जा सकते हो, तो फिर हम 9000 साल, 25,000 साल भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया फिर तो का पूरा कोई, चाइना देना पड़ेगा उनको। उनको पूरा चाइना, आधा चाइना देना है। शिंजियांग सर इंडिया का हिस्सा था, और शिंजियांग तो 2000 साल पहले था। ये कनिष्क डायनेस्टी थी, कनिष्क डायनेस्टी का हिस्सा था ये शिंजियांग। फिर शिंजियांग भी देना पड़ेगा, तिब्बत भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया का कोई अंत नहीं है। तुम जितना पीछे जाओगे इंडिया उतना भारी पड़ता जाएगा। तो हिस्ट्री की बात, इंडिया के फिर बीच में फंसोगे। मेन मुद्दा सर सारा घूम फिर के कोई तिब्बत विब्बत नहीं है, होता है पानी। ये सारी जंग चाइना की इंडिया के साथ है, पानी की। और मैं एक चीज इधर एक और ऐड करता चलूं, और फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसके अंदर कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, कि लोग कॉन्फ्लिक्ट को एक नजर से देखते हैं। आपको एक नजर से नहीं देखना। हर कॉन्फ्लिक्ट एक अलग मकसद के लिए, एक अलग वक्त पे शुरू किया गया, एक अलग लोगों के द्वारा शुरू किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेनेजुएला का और इन सब का आपस में। वो तेल के ऊपर है, ठीक है। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर फड्डा है। इसराइल और गाजा का फड्डा जो है वो एक इनका आप समझे प्रॉपर्टी क्लेम्ड का है, प्रॉपर्टी का है, जमीन का है। लेकिन ओवर द टाइम वो प्रॉपर्टी से मजबी बन गया। रशिया यूक्रेन में जाएंगे तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो अमेरिका ने शुरू किया। चाइना और ताइवान में जाएंगे तो इधर एक हिस्टोरिकल है। इधर क्या है कि 1948 में जब कम्युनिस्ट पार्टी जीती, तो जो चाइना की डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो भाग के ताइवान आ गई। वो एक अलग फड्डा है। आप सारे फड्डों को एक तरीके से नहीं देख सकते कि उधर लोग मर रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं, जंगे। भाई हर जंग का, इंडिया का फड्डा हुआ चाइना के साथ, उससे पहले नहीं था, और वो पानी के लिए हुआ। तो हर मसले का, हर जंग का मकसद अलग है। ठीक है, आप हर मसले को एक नजरिए से नहीं देख सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फिर आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे उस चीज को। क्योंकि शुरू करने वाले के क्या मकसद है, जो उसके जिसके खिलाफ उसके क्या मकसद है। ठीक है, और ये पहुंचेगा कहां तक, अंजाम कहां तक पहुंचेगा, आप अंदाजा कैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर आप एक ही नजरिए से हर चीज को देखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने।
अच्छा देव भाई, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है वो बैंकरप्ट हो गया है। ये कैसी एक अजीब सी खबर है, ये इसके बारे में बताइएगा हमें। सर देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि यूके में वो ब्रिमिंगम जो है वो बैंकरप्ट हो गया, और लंदन यूके के भी कुछ मैनचेस्टर वगैरह ये सब भी बैंकरप्सी के कगार पे ही हैं। ठीक है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा इधर काम हुआ है, बहुत इन लोगों ने मेहनत से बैंकरप्ट किया है। तो न्यूयॉर्क भी उसी इलीगल इमिग्रेंट से ही हुआ है। 5 स्टार होटलों में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको 5 स्टार होटलों में ठहराया हुआ है। तो $1 तो सालाना वो खर्च हो गया। अभी कल खबर आई है कि हर इलीगल इमिग्रेंट को एक प्रीपेड डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और उस कार्ड में गवर्नमेंट ने पहले से ही $35 मिलियन डाल के रखे हैं, प्रीपेड है। उसके अंदर पहले से ही गवर्नमेंट ने पैसे डाल दिए हैं। अब उनको खाना गवर्नमेंट दे रही है, उनको घर दे रही है, ठीक है, उनका जो भी आने जाने का खर्चा है, रहने का, वो सब गवर्नमेंट कर रही है। जो कि टैक्स नहीं दे रहे, जो कि इलीगल आए हैं, जो कि कोई काम भी नहीं कर रहे। अमेरिका में कहो ना, चलो कोई काम कर रहा है, चलो हम इसको ये दे देते हैं या उसके बदले से काम करवा लेंगे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स ने सर जो तबाही की है ना, वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल। मैं अगर आपको कुछ वीडियोस आपको मैं आपको बाद में भेज दूंगा, वो आप लगाइएगा। जर्मनी में है, ये देखें, मुस्लिम इमिग्रेंट्स इन जर्मनी थ्रेटन जर्मन्स when we become majority we will impose sharia. These are same threats from imams in UK. In Europe we have huge problem. इसके बाद एक अगली है, वो फ्रांस की है, ठीक है, वीडियो यूरोप करके। उसके बाद एक स्कॉटलैंड की है, ट्रेन में एक बुड्ढा है, उस बुड्ढे के ऊपर सारे लोग चढ़ गए और उसको मार रहे हैं। ये अफ्रीकन है इसको जो मार रहे हैं। उसके बाद एक लंदन की वीडियो आई है, जहां पर ये स्टोर में जाता है, सामान उठाता है और फिर निकल के आ जाता है। जब स्टोर की लेडी जब रोकती है तो वो उसको मारता है, धक्का देता है और बाहर। बेसिकली मन मर्जियां करना। इसी तरीके से सर और भी अगर आप देखें तो ये जैसे, अच्छा ये पाकिस्तान का बाय द वे, ये पंजाब पुलिस ने किसी को पकड़ा है जिसने अपने मदरसे में 12 साल के लड़के को रेप किया है। हाँ, इसके अलावा हाँ, बेल्जियम में अभी 4-5 दिन पहले दंगे हुए हैं, किस तुर्कों के और कुर्दों के बीच में दंगे हुए हैं। ये आप बेल्जियम में, और पूरे दंगे हुए हैं बाकायदा पूरे उस मुल्क में। इसी तरीके से सर और देखें तो रशिया से अब ये टेररिस्ट अटैक के बाद मास डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स बिगिन इन रशिया सेंट पीटर्सबर्ग। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वो बाहर उनको निकाल दिया गया, शायद मुसलमान थे वो सारे के सारे। बिल्कुल सारे मुसलमान थे। अच्छा ये स्विट्जरलैंड की एक वीडियो है, जिनीवा की, जहाँ अब कितना अच्छा लगता है स्विट्जरलैंड बॉलीवुड की मूवियों में। वो ट्रेन की अभी आपको वीडियो में इलीगल इमिग्रेंट्स बैठ के एक शहर से दूसरे शहर गए, वो आप ट्रेन की सिर्फ हालत देखिएगा। अमेरिका में एक आइए, यूएसए न्यूयॉर्क, immediately after the video was stopped the white woman was raped and then murdered. व्हाइट वुमेन ट्रेन पे चढ़ती है, वो वीडियो बन रही है, ठीक है, तो वो सब उसको ग्रीट करते हैं, हेलो हाय। वीडियो बंद हो जाती है, उसके बाद उसको कोई 15 या 20 लड़के उसका रेप करते हैं, फिर मर्डर करके ट्रेन में चले जाते हैं। और ये पूरे यूरोप में और अमेरिका में हो रहा है। आपको मैंने बताया था ना कि ये डेढ़ लंदन के सबवे में कोई वो छुरी मार के चला गया किसी को 12-15 दफा, वो अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा। उसका क्या पकड़ा जाना था, अभी 3 दिन पहले फिर एक और ऐसा किस्सा हो गया, एक दफा छुरी मार के वो चले गए। एक दफा मारते ना तो भी बचत हो जाती है, 12 दफा मारेंगे तो गाड़ी फिर कोई बचत है ही नहीं, फिर वो ब्लड लॉस ही इतना हो जाता है कि जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तो काम तमाम हो जाता है। अच्छा, काम बहुत खराब हो रहा है ये तो। जैसे आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी की खराबियां आगे से बढ़ती जा रही है। मैं तो लोगों को जिनको यूरोप और अमेरिका के है ना, मैं कहता हूँ एक बार आ जाओ, मजा तो तब आएगा, आ जाओ, ठीक है। ऐसे दूर से पता नहीं चलता, वीडियोस देख के लगता है यार इतना किस्सा तो हमारे मुल्क में भी होता है, ठीक है। अब इतने बड़े मुल्क हैं तो एक मुल्क में दिन में हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुल्क पूरा खराब हो गया। मैं कहता हूँ आओ, रहो इधर तो पता चले।
ऐसे एरिया बने हुए जहां पर आपका जाना बैन है, जहां पर इनकी पुलिस खुद नहीं जा सकती, आप इंसान होके जी कैसे जाओगे? बिल्कुल ऐसे ही। मैं फ्रांस की एक वीडियो देख रहा था, वहां पर भी ऐसा ही सीन था कि नो गो एरियाज हैं, वहां पर पुलिस नहीं जा सकती। बिल्कुल। अब फ्रांस की याद आया, अभी फ्रांस में ईस्टर है ना, क्रिसमस का आज है मेरे ख्याल से, जी आज है या जी। कल था। कल साढ़े था। 13,000 मिलिट्री के लोग, 4,500 पुलिस वाले तैनात किए हैं चर्चों के बाहर। आप इससे अंदाजा लगाएं। और क्यों? सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स आके करते हैं। यही मैंने न्यू ईयर पे था, न्यू ईयर पे मैंने आपको बताया था पूरे यूरोप में हाई अलर्ट हुआ हुआ है। जी। उसके बावजूद भी न्यू ईयर में इन लोगों ने तबाही की, हाई अलर्ट के बावजूद। अच्छा सर, अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि पन्नू जो है वो हमारी रेड लाइन है, और उसका जवाब दिया होगा लाजमी तौर पर जयशंकर जी ने। ये बताइएगा जरा। देखिए, एरिक गारसेटी, लोगों को जिनको नहीं पता, एरिक गारसेटी पहले एलए के मेयर थे और इनको बहुत बड़ा सपोर्ट है, इनको इनकी बहुत बड़ी बैकिंग है वहाँ की। एलए में सिलिकॉन वैली से इनकी टेक कंपनी, टेक लॉबी की इनकी बहुत बड़ी बैकिंग है इनको। जी ठीक है, अब हर कोई इसका एक अलग अलग जवाब दे रहा है, लेकिन हर कोई नेगेटिवली दे रहा है, लेकिन हर किसी के कोई कह रहा है कि ये तो इनको तो वॉशिंगटन का पता ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये, शंकर ने इतना कहा कि वो उनके मुल्क की पॉलिसी है जो उन्होंने कहा है, हमारे मुल्क की पॉलिसी हम उस हिसाब से बोलेंगे। See, the U.S. ambassador, as an ambassador, obviously will say what he thinks is the thinking of his government or the position of his government. I will say what is the position of my government, and the position of my government is that in this particular case, there have been certain information which has been provided to us, which we are investigating. And it is something we are investigating because we believe our own national security interests are involved in that investigation. So as and when we have something to say on that investigation, we would be very glad to speak about it at this point of time, beyond the fact that there is an investigation. लेकिन देखें मेन पॉइंट क्या है, आज अमेरिका उस नौबत पे पहुंचा है जहां पर वो एक टेररिस्ट को अपनी रेड लाइन कह रहा है। टेररिस्ट को रेड लाइन, देखिए रेड लाइन बहुत बड़ा लफ्ज होता है। अमेरिका को पूछने वाला नहीं है। इंडिया है ना, फिर पूछ रहा है ना। आज की तारीख में कौन लगा हुआ है? अमेरिका के मत्थे कौन लगा हुआ है? चाइना के मत्थे कौन लगा हुआ है? एक इंडिया ही लगा हुआ है और दूसरा रशिया लगा हुआ है। यही दो हैं, रशिया और इंडिया आज की तारीख में जो सबके मत्थे लगे हुए हैं। सबको यही दोनों मिलके ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये इंसानी हकूक के चैंपियन खुद बनता है, बताता है कि जी उस मुल्क में ये हो रहा है, उस मुल्क में ये हो रहा है, तो ये तो फिर अपने मुल्क में क्या हो रहा है ये नहीं देखता। नहीं सर, ये तो फिर एक अलग ही डिस्कशन में चले जाएंगे ना। ये तो फिर हम वो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पे चले जाएंगे आज से 100-150 साल पहले। ठीक है, कि अमेरिका की बुनियादें क्या थी, वो बोलता क्या है, करता क्या है, तो वो तो एक अलग ही कहानी हो जाएगी। मेरा है कि आप रेड लाइन बहुत बड़ा लफ्ज होता है। देखो, कनाडा ने खालिस्तानियों को बचाने की कोशिश की, उन्होंने उसको बोला कैनेडियन सिटीजन। ठीक है, ऑन कैनेडियन सॉइल। रेड लाइन नहीं बोला। रेड लाइन बहुत बड़ा लफ्ज होता है। रेड लाइन मतलब लक्ष्मण रेखा, इसको पार की तो फिर आ जाओ फिर मैदान में, फिर आर या पार वाला किस्सा होगा, या तुम जियोगे या हम जिएंगे। आप एक टेररिस्ट के लिए रेड लाइन जितना लंबा, इतना बड़ा शब्द यूज नहीं करते। तो मैं तो इसी पे शौक हूँ, रेड लाइन बोल दिया। जाहिर सी बात है, एरिक गारसेटी, देखो सबको पता है कि वो उसके खिलाफ तो बोलेगा नहीं, फेवर में ही बोलेगा, बचाने की करेगा, पर इतना बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर दे, बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि रेड लाइन बोल देगा। और ये चीज दिखाती, और यही चीज दिखाती है कि ये सीआईए फंडेड है। जब इतना बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसका मतलब क्या है? सीआईए फंड। अच्छा भाई, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। 4,000 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। वैसे तो सारे भीख मांगते हैं, लेकिन जो मदीना मनव्वरा जहाँ पर उम्रे के लिए जाते हैं, खास तौर पर रमजान शरीफ में उम्रे के लिए खास तौर पर पाकिस्तानी जाते हैं, यहाँ से उम्रा करने गए और वहां पर आकर जाकर भीख मांगनी शुरू कर दी। उनको पकड़ा गया है और बहुत ज्यादा क्लास लगी है पाकिस्तान की सऊदी अरब में। तो ये इस खबर को कैसे फिर आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान के सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं अभी, और 2 हफ्तों में रमजान के यूएई से 200 पाकिस्तानी भिखारी, और आप क्या बता रहे हैं सऊदी अरब से, मक्का और मदीना से करीब 4,000 पकड़े सिर्फ 2 हफ्तों में। ठीक है,
ये देखें सर, सोशल फैब्रिक है ना हमारे मुल्क का तबाह हो चुका है। हम लोग देखें इसमें कहते हैं कि इकोनॉमिकल हालत है, आपकी इकोनॉमी का कसूर है, बेरोजगारी है। यार मैं लोगों को बोलूं, देखो प्रोफेशनल बेगर, ठीक है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली बेगिंग का काम करते हैं। ये यार इनके पास इतना पैसा है कि ये वीजा, इनके पास पासपोर्ट्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर वीजास, ठीक है, ये वीजास अप्लाई करते हैं, ये एयरलाइन की टिकट्स खरीद सकते हैं, और जाहिर सी बात है आपको जाने से पहले उधर बुकिंग भी करनी होती है। ऐसा तो होता नहीं कि उतर के आप होटल बुक, तो ये वो उससे पहले आप बुकिंग करके पेमेंट होटल्स की भी कर देते हो। 2.5-3 लाख का खर्चा तो ये पकड़ लो सीधा सीधा, ठीक है। और अगर आप, जाहिर सी बात है, मक्का मदीना में जा रहे हो तो फिर आप उम्रे पे जा रहे हो या हज पे जा रहे हो, तो वो तो और भी महंगा, वो तो 7-8 लाख का पैकेज है। आपके पास पहले से पैसा है, इसका मतलब ये है कि ये कोई गरीब या कोई मजबूर लाचार लोग नहीं है। जिनके पास पहले से पैसा है तो इतना तो ये जाने से पहले खर्च कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुछ ठेकेदार हैं जो ठेकेदार इनको हायर करते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से, इनको इनकी सैलरी फिक्स की जाती है कि आप जितना मर्जी वहां पे भीख मांगेंगे वो हमें वहां पर जमा करवाएंगे, आपकी मंथली सैलरी आपके घर में यहाँ पर पहुंच जाएगी, बिल्कुल और सर, इनको बिल्कुल फिर वो आप लेके जाते हैं। ऐसे भी काम ऐसा ही होता है। ऐसा तो वही ना आ गया ना इसके अंदर। और आप देखें, एक बंदा राजी हो जाता है भीख मांगने के लिए, इसका मतलब क्या है कि उसका सोशल फैब्रिक खत्म हो चुका है, आपकी सोसाइटी का। आपकी सोसाइटी में कोई लाज, कोई शर्म, कोई हया कुछ भी नहीं रही है। इसका मतलब ये है और पाकिस्तान अथॉरिटीज को पता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये लोग जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ज्यादातर ये लोग होते हैं, कौन से शहरों से ज्यादातर लोग होते हैं। ज्यादा जनूबी पंजाब से जाते हैं ये। जनूबी पंजाब से जाते हैं, पर उनको नहीं रोका जाता क्योंकि हमारी सरकार को रेमिटेंस नजर आ रहा होता है कि वो भीख के पैसे रेमिटेंस में आएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं सर? जाते हुए ये भी एक अपना कटोरा साथ में देने के, ये भी भर के ले आना। ऐसा ही है सर, क्या कर सकते, अब इसके अंदर क्या बोल सकते हैं। ये देखें, ये सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो सोसाइटी की आवाम के साथ जो होते हैं, समाजी प्रॉब्लम, कोई रातों रात हल नहीं होते। इसमें 5-10 साल में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए आपको चाहिए होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 30 साल 40 साल। एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, आपको पूरी हर चीज चेंज करनी पड़ती है। तो ये कोई रातों रात वाली बात नहीं है। आप सख्ती, चलो आप सख्ती कर लोगे, वो कल सऊदी जाके नहीं मांगेंगे, वो यूरोप की टिकट करवा के यूरोप में मांग लेंगे। यूरोप में भी तो पकड़े गए हैं पाकिस्तानी भिखारी। ये है कि तादाद में नहीं है, तादाद में सबसे ज्यादा आपको मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। मिडिल ईस्ट जाना आसान है, वीजा आराम से मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आप। एक जैसे कि आपने बोला कि ये इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इसमें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम और सारी चीज़ों में जो एक दिमाग है हमारा पाकिस्तानियों का, उसको तब्दील करने की जरूरत है। यही आप देखें कि इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अभी पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चल रही है, कोका कोला बाइकाट, KFC बाइकाट, रावलपिंडी में एक चर्च जलाया गया, और मीरपुर में एक KFC के ऊपर हमला करके उसको भी जला दिया गया है। ये सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं कि उसको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये यहूदियों की चीजें हैं, नुकसान अपने मुल्क का कर रहे हैं, नुकसान अपने मुल्क का कर रहे हैं, और बात ये हो रही है और नारे लगाए जा रहे हैं, देखे जी हमने यहूदियों को नुकसान कर दिया, हमने ईसाइयों का नुकसान कर दिया। ये सारे एक जो माइंड सेट है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, अगर यहूदियों की हर चीज करना है तो फिर हर चीज को करो। ये फिर सेलेक्टिव KFC और सिर्फ कोको कोला, ये 2-3 चीजों को बाइकआउट करने से नहीं होगा। फिर आप लोग डेल, HP, एप्पल को भी बाइकआउट करें, आप सारे मोबाइल फोन्स को भी बाइकआउट करते हैं। सिटी स्कैन मशीन्स हो गई, MRI हो गए, आपके वेंटिलेटर्स हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूशन मशीन्स हो गई, ठीक है, इन सबको भी आप बाइकआउट करें। हॉस्पिटल्स को, आप दवाइयों को बाइकआउट करें। इसके अलावा आप गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सबको भी बाइकआउट करना शुरू करें। ये सभी यहूदियों के ओन है या उनके बनाए, ठीक है, कोई या तो यहूदियों ने बनाया है या ओन करते हैं, कोई एक चीज तो है ही है। और सब आप अपने F-16 को भी बाइकआउट करें, वो भी यहूदी कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। आप इस तरीके से करते जाएं। और सबसे बड़ी चीज आपका एटम बम, ये कि यहूदी ने इन्वेंट किया था, उसको भी बाइकआउट कर दें। तो इसका मतलब है सारा कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं फिर? कुछ नहीं बचेगा भाई। देखें
यहूदियों की कंट्रीब्यूशन दुनिया में बहुत ज्यादा है, आपके पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा, फिर आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? बात वो है ना, ठीक है। आज यहूदियों पे, कल फिर ईसाइयों पे आएंगे, तो फिर आखिर में फिर वही है, जंगल में या रेगिस्तान में एक ही वही हिसाब किताब रहेगा, पत्ते बांध के घूमो। फिर अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो सारी आपको बाइकआउट करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो केमिकल प्रोसेसेस सारे होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट, जब एक इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आती, ठीक है, तो जैसे एक कंपनी के बोर्ड पे होता है ना कि कंपनी इतने मुल्कों में है, तो इस तरह पाकिस्तान का भी होता है कि पाकिस्तान में इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मुल्क भी इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। आपके पास कौन बिजनेस लेके आएगा? कोई भी नहीं। हमें एफडीआई चाहिए, और हम सियासतदानों को गालियां भले देते हैं वो करप्ट हैं, जो कि हकीकत है, हमारे सियासतदान करप्ट हैं, लेकिन सियासतदान क्या कर लेंगे जब माहौल नहीं बना सकते वो, जहाँ के लोग ही ऐसे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ केएफसी मैकडोनल्ड, भाई वो सियालकोट में जो बंदा था वो तो फैक्ट्री में काम करता था, वो तो पाकिस्तान करता था, वो ऐसी फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करती थी स्पोर्ट्स अपैरल। कौन आएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन काम करेगा पाकिस्तान में? ठीक है, कंपनी आएगी। अगर आपको याद है, नहीं आज से कोई 1.5-2 साल पहले कराची में सैमसंग की दुकान के ऊपर भी ये हमला कर दिया था, क्योंकि सैमसंग की दुकान पे क्यूआर कोड लगा हुआ था। सब लोगों को नहीं पता तो बता दूं, क्यूआर कोड कंप्यूटर जनरेट करता है, कोई इंसान नहीं बनाता। तो उसने बोला क्यूआर कोड में है ना अल्लाह लिखा हुआ डिजाइन में, तो वो दुकान जला दी। कौन आएगा आपके मुल्क में, कौन लगाएगा पैसे? कौन सा बिजनेसमैन आएगा जो जिसको 24 घंटे डर रहेगा कि यार चाइनीज इंजीनियर देख लें, जो चाइनीज इंजीनियर के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम अभी कुछ महीनों पहले लगा है, बड़ी मुश्किल से बचाया उसको। हाँ, बड़ी, वो तो चाइनीज था ना तो बच गया। तो आप ये देखें ना, फिर कहाँ तक जाएंगे आप, किस हद तक? अच्छा, वो केएफसी में काम करने वाले पाकिस्तानी थे, वो केएफसी एक फ्रेंचाइज है, तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट किसी पाकिस्तानी ने की है फ्रेंचाइज खरीद के, ठीक है। केएफसी अगर तबाह किया तो वो उसका लॉस किसका हुआ? एक पाकिस्तानी का। पाकिस्तानी नौकरियां किसकी गई? पाकिस्तानियों की। वो केएफसी हर महीने सेल्स टैक्स देता होगा, सालाना इनकम टैक्स देता होगा, किसको देता है? यहूदियों को देता है, या पाकिस्तान की सरकार को देता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देता है। अब ये एक और मेरे पास थी कि आईबीए, कराची की आईबीए ने स्टूडेंट्स, आईबीए में जाहिर सी बात है, आई यूनिवर्सिटी आती हैं तो आई कोको कोला, आईबीए के स्टूडेंट्स ने कहा हम कोको कोला में नौकरियां नहीं करना चाहते, उन्होंने इंटरव्यू ही नहीं दिए कोको कोला में। आप इसको एक वाक्य नहीं देखे, आप समझे अगर ऐसे 1000 वाक्य हो गए अगले 5 साल में, तो फिर मुल्क कहाँ रहेगा? तुम्हारी खुद की कोई कंपनियां तो है, तुम खुद तो कुछ इजाद करते नहीं हो। जब दुनिया करती है तो दुनिया के साथ तुम्हें मसले हैं। मसला वो है कि यू हैव टू लुक द वर्ल्ड द वे इज, दुनिया को उस नजरों से देखो जिस नजर से, जिस हिसाब से दुनिया है। दुनिया तुम्हारी नजर के हिसाब से नहीं चलेगी, तुम्हें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। और दुनिया मुनाफे पे, इकोनॉमी पे, बायलैटरल ट्रेड पे, ठीक है, प्रॉफिट चलती है, दुनिया मजहब के ऊपर नहीं चलती। अच्छा, रात में जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट देख रहा था भाई जी, कि वो कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट के जो सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, उनको पता है सर जंग हल नहीं है। जंग अगर हल होता ना तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स ही कभी नहीं होते। आपको पता है डेली 3 फ्लाइटें हैं तेल अवीव से यूएई, 3 डेली की। यूएई में भी बिजनेस बढ़ गया, यूएई में टेक्नोलॉजी आ गई। आज देखें यार 10 साल की बात है, आज 10 साल पहले यूएई घूमने के लिए होता था। 10 साल में आपको यूएई की अपनी एक स्पेस एजेंसी है, यूएई की डिफेंस कंपनियां हैं, डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। यूएई में नई नई टेक्नोलॉजीज, उनके अपनी लोकल कंपनियां, उनके अपने मुल्क में फैक्ट्रियां खुल रही हैं। 10 साल में आप यूएई के अंदर डिफरेंस तो देखें कितना आया। सऊदी अरब देखें वो कितना बदल रहा है, वो खुल रहा है। अभी देखें उनकी जो सिटीजन है रूमी अल खतानी, वो मिस यूनिवर्स में गई हैं। आप उनके शहर जाके देखें, आप उनके मुल्क को जा। अब मसला ये है ना, हमारे पाकिस्तानियों को
पता ही नहीं है कि भाई मक्का मदीना के अलावा भी सऊदी अरब बहुत बड़ा है। सऊदी अरब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप दूसरे शहरों में जाएं, सऊदी देहातों में जाएं, आपको पता है सऊदी अरब में भी गांव देहात है, आप गांव देहातों में जाएं। एक सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी है, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम भूल गया, आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, मेरे ख्याल से वो जद्दा में है वो यूनिवर्सिटी, या रियाद में है। वो सर 7,500 एकड़ पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है और सारी मॉडर्न साइंसेस वो पढ़ाते हैं। आप उसके अंदर आप दूसरे उसके अल जुबैल में चले जाएं, सऊदी का वो इंडस्ट्रियल सिटी है अल जुबैल। अल जुबैल शहर जीरो से बनाया, उधर कुछ भी नहीं था, वो जीरो से पूरा शहर तैयार किया है, इंडस्ट्रियल सिटी। और 1970s में बनाना शुरू किया था। वहां पर सिर्फ आपको फैक्ट्रीज और ये और प्लांट्स दिखेंगे। दुनिया आगे बढ़ गई है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। उनको पता है हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, तेल खत्म होगा, गैस खत्म होगी, ये देंगे। वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसमें कुछ और आपको मैं एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मुशर्रफ साहब के टाइम पे यासिर अराफात पाकिस्तान आए थे, तो यासिर अराफात मुशर्रफ साहब ने बोला कि आप कश्मीर के खिलाफ थोड़ा बयान दें, मतलब इंडिया के खिलाफ बयान दें, कश्मीर की पाकिस्तान के हक में, कश्मीर के ऊपर। यासिर अराफात ने मना कर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगे। और यासिर अराफात का एक बहुत मशहूर लाइन है कि इंडिया इज माई सेकंड होम। पैलेस्टीनियन लीडर वो कहता है इंडिया इज माई सेकंड होम। और लोगों को ये भी नहीं पता कि एक ब्लैक सितंबर भी था जहां पर ब्रिगेडियर जियाउल हक, जब जियाउल हक ब्रिगेडियर थे तब उन्होंने 25,000 फलस्तीनी मारे थे। अच्छा, पाकिस्तानी को ये बात का क्यों नहीं पता भाई? पाकिस्तानियों को और भी बहुत कुछ का नहीं पता। मैंने देख लिया सर, हम जो बोलते हैं हमारी कई भी बातों पे कौन सा वो रिसर्च करके गूगल पे जाके खोल के पढ़ लेते हैं। अगर मैंने ये बता भी दिया तो मेरी कोई इस बात को जाके कौन सा खोल के वो पढ़ लेंगे। ये बेसिकली वही एजुकेशन सिस्टम का है कि आपने बचपन से वो खत्म कर दी ना, रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग। बच्चे में जब वो खत्म कर दी, अब वो बड़ा हो गया, वो 18-20 साल का हो गया, अब वो बदल नहीं सकता, अब वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। अब वो गाली दे सकता हमें। लोगों को ये भी नहीं पता कि मसला फलस्तीन इसराइल का नहीं है, मसला गाजा और इसराइल का है। क्या लोगों को ये पता है कि पिछले 17-18 सालों से फलस्तीन के दो हिस्से हैं, वेस्ट बैंक के और गाजा है। फलस्तीन और वेस्ट बैंक का और इसराइल का कोई फटा ही नहीं हुआ पिछले 17-18 साल से। सारे फटे ये गाजा के और इसके हो रहे हैं। और वेस्ट बैंक में हमास नहीं है, वहां पर ये पीएलओ है, पीएलए, यासिर अराफात वाली पार्टी। जी। और यहाँ पर हमास है गाजा में। क्या लोगों को ये पता है कि 2005 में जितने यहूदी गाजा में थे वो अपनी कब्रों तक को खोद के लेके आ गए थे, गाजा पूरा खाली कर दिया था, लेके आए थे वो और हवाले कर दिया था। फिर क्या हुआ, गाजा के लोगों ने हमास को अपना लीडर बना दिया। क्या पाकिस्तानी लोगों को ये पता है 15-16 अवार्ड मिले हैं मोदी जी को, सबको पता है, सऊदी ने दिया, बहरीन ने दिया, उसमें एक अवार्ड फलस्तीन ने भी अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया पीएम मोदी को। क्या पाकिस्तानियों को ये पता है? तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो होप। और आप ये पहले हम लोग ये ना फोटोज लगाते थे ना वीडियोस लगाते थे, ठीक है। अब हमने लगाना शुरू की कुछ महीनों से, क्योंकि मैंने देखा कि लोग नहीं जाके पढ़ते, वो नहीं जाके खोलते, स्पेशली पाकिस्तानी। इंडियंस को आधी बात पता होती है, आधी बात नहीं पता होती, लेकिन वो आधी बात फिर जाके खोल के खुद पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी वो खोल के अभी नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए ये लगाना पड़ता है। ऐसे ही है। अच्छा, ये तो पाकिस्तानियों का हाल है, लेकिन बांग्लादेश में भी कुछ इसी तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि वहां पर एक इंडिया आउट कैंपेन चल रही थी। उसके ऊपर शेख हसीना वाजद ने एक स्टेटमेंट दी है, बहुत ही मजेदार किस्म की। वो जरा स्टेटमेंट तो हमें बताइएगा। जाहिर सी बात है, वो अपोजिशन पार्टी खालिदा जिया जमात इस्लामी वालों किंग है और सारा वो कुछ है, वो इंडिया के खिलाफ है स्टार्टिंग से पार्टी। और हसीना वाजिद ने कहा कि चलो इंडिया का बाइकआउट करना है ना, ठीक है। अच्छा, हसीना वाजिद ने दो चीजें बोली है, अब बाकी पहली दो मैं बता देता हूँ जो हसीना वाजिद ने बोली है, कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवियां साड़ियां पहनती हैं, उन साड़ियों को जलाओ। रमजान का टाइम है, तुम लोगों के घर पे मसाले और ये खाने पकते हैं, इन मसालों को जला के फेंक दो बाहर।
ये हसीना वाजे तो यहाँ तक अपनी गिनवाता हूँ। बांग्लादेश की जो ट्रेनें हैं उनका इंजन इंडिया से आता है, उन ट्रेनों में चढ़ने से उतर कूद जाओ, सुसाइड करो। बांग्लादेश में जो आधा आधा ऑयल जो है 50% रिफाइंड ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो है वो इंडिया से जाता है। गाड़ियां मत चलाओ, मोटरसाइकिल मत चलाना। बांग्लादेश के अंदर 25 से 30% बिजली इंडिया से जाती है। बिजली मत जलाओ, मीटर फेंको, उतारो, अपने घर से लाइटें निकाल दो, अंधेरे में जियो। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 80 से 90% कॉटन इंडिया से जाता है। इंडिया से जाता है रॉ मटेरियल सारा। रॉ कॉटन, रुई होगी तो फिर बनेगा ना कपड़ा। ठीक है, तो ये रुई लेना भी बंद नहीं कर दो, और बांग्लादेश के अंदर ये जितनी भी हजारों टेक्सटाइल फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इन सबको बंद करो, और उसके अंदर जितने करोड़ों लोग काम करते हैं उन सबको बेरोजगार कर दो। ये मैं कह रहा हूं। और एक चीज इसके अंदर नोटिस करने वालों की है, जो आप भी नोटिस करें, पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी, हम जब कहते हैं ना इंडिया उस लेवल पे पहुंच गया, बहुत सारे लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन मैं आज लोगों को बताना चाहता हूं। एक पैमाना ये भी होता है नापने का कि दूसरे मुल्कों के जाती इलेक्शनों में किसी और मुल्क का नाम लेके किस तरह फायदा लिया जाता है। पहले अमेरिका का नाम लिया जाता था, आज इंडिया का लिया। नेपाल में हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, 4 मुल्क का नाम लेके, 4 मुल्क। पाकिस्तान में तो सारी पार्टियां, बांग्लादेश में वो अपोजिशन पार्टी, नेपाल में वो पार्टी ओली की, मालदीव में जो पहले मीजू अपोजिशन में था अब वो पावर में आ गया, रूलिंग पार्टी में आ गया। इंडिया के नाम के ऊपर इन लोगों ने सियासत करके अपनी राजगद्दी पे आए हैं। तो ये चीज दिखाता है कि एक मुल्क कितना उठ रहा है, और मुल्क जितना उतना ज्यादा उसका नाम लिया जाएगा, दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से लिया जाएगा। बिल्कुल।